नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो आई थिंक 26 जनवरी को शाहरुख खान की फिल्म आई थी पठान। उसने बॉक्स ऑफिस पर मतलब सुनामी ला करके रख दी थी। फिर पठान के बाद आई गदर 2 जो अब तक गदर मचा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल जब शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज़ हुई है, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड संकट में आने वाले हैं। ये जो फिल्म जवान जो कि कल रिलीज़ हुई है जन्माष्टमी के मौके पर, जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान श्री कृष्ण जो कि पैदा हुए थे कंस के कारागार में, देव की माँ ने उन्हें पैदा किया था और लेकिन पाला था यशोदा ने। बिल्कुल वैसे ही जवान में भी जन्माष्टमी वाला कनेक्शन है। पैदा करती है देव की लेकिन पालन पोषण करती है यशोदा। और ये जो एलिमेंट है ना, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं भी पैदा हुआ कहीं और, पाला पोसा मुझे किसी और ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण और ये फिल्म क्या नाम इसका जवान और मेरी लाइफ में एक कॉमन वाला फैक्टर है। पैदा करने वाली माँ कोई और लेकिन पालने पोसने और बड़ा करने वाली माँ कोई और। खैर, जन्माष्टमी के दिन ये जो पिक्चर रिलीज़ हुई है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि जन्माष्टमी वाला एक कनेक्शन भी है इसके अंदर। और हाँ, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो मैंने उस ट्रेलर के रिव्यू में जवान की जो सिमिलैरिटीज़ हैं कि कैसे ये फिल्म आखिरी रास्ता से मिलती जुलती है, सोल्जर से मिलती जुलती है, और मैंने चक दे इंडिया वाला जो एलिमेंट है वो भी हाईलाइट किया था कि कैसे शाहरुख खान यानी कोच कबीर खान के ऊपर गद्दार का टैग लग जाता है, फिर वो कैसे उस गद्दारी के टैग को धोता है सोने का मेडल जीत करके। और आखिरी रास्ता से भी एक कोर जो प्लॉट है ना, बेसिक स्टोरी लाइन, वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती, जिसका कि जिक्र मैंने ट्रेलर के टाइम पर किया था। ऑल्दो ये जो फिल्म का बेसिक स्टोरी लाइन है ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है आखिरी रास्ता से, सोल्जर से, चक दे इंडिया से, बट विथ लॉट्स ऑफ ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट कौन लेकर के आए हैं? डायरेक्टर और इस फिल्म के राइटर एटली। इस फिल्म के बारे में हम डिटेल से बात करें उसके पहले एटली के बारे में बात करना चाहूँगा। एटली का जो सिनेमा है जो कि मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो किया है, मैंने तेरी देखी थी, मैंने बिजिल देखी, और मार्शल के बारे में मुझे पता चला, जिसमें कि हालांकि मैंने देखी नहीं थी लेकिन मार्शल में थालापति विजय के तीन रोल थे। थेरी करके जो पिक्चर है उसमें थालापति विजय कभी इंस्पेक्टर बनते हैं, कभी बेकर बनते, मतलब डायरेक्टर ने कहानी को इस तरीके से बुना था थेरी के अंदर कि वहाँ पर लोगों को लगे कि शायद विजय के डबल रोल हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना एटली की फिल्म के अंदर, एक हीरो जो रहता है या तो वो डबल रोल में रहता है या ट्रिपल रोल में रहता है, या फिर हीरो को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो दुनिया को लगे कि भैया ये एक ही शक्ल के दो इंसान हैं, चाहे थेरी हो, चाहे मार्शल हो, चाहे बिजिल हो। और ये अभी आपने जवान देखी, जवान में शाहरुख खान ट्रेलर से ही पता चल चुका था कि डबल रोल में है। इन सारी चीज़ों के अलावा एटली के सिनेमा की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्यों है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। एटली जो है ये असिस्ट करते थे डायरेक्टर शंकर को। डायरेक्टर शंकर वही नायक फिल्म वाले, या फिर कमल हसन की इंडियन फिल्म वाले, या फिर अपरिचित वाले शंकर। सिर्फ अपरिचित नहीं बल्कि इनकी जो फिल्म है शिवाजी द बॉस, जिसमें डायलॉग है ना, क्यों हिला डाला ना, तो वो डायलॉग ना ये जवान के ऊपर फिट हो जाता है कि क्यों बॉक्स ऑफिस को हिला डाला ना। इनकी फिल्म है यानी कि शंकर साहब की फिल्मों में ज़बरदस्त मास एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुत ही तगड़ा वाला मैसेज भी रहता है। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। नायक जैसी फिल्म आपने देखी, इंडियन आपने देखी, अपरिचित आपने देखी। इन तीन फिल्मों में एक कॉमन फैक्टर है, और वो ये है कि कहानी का जो मुख्य हीरो होता है वो सिस्टम में फैले हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, और वो काम जो कि सरकारों को करना चाहिए वो काम शंकर साहब की फिल्मों का हीरो करता है। जैसे कि नायक में अनिल कपूर एक दिन का सीएम बन करके दुनिया हिला डालते हैं, अपरिचित में विक्रम क्या अलग ही नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दिया था, और इंडियन में कमल हसन अलग तरह से बाप और बेटे का रोल था, कैसे करप्शन के खिलाफ वो लड़ते हैं। ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो आपको जवान में भी देखने को मिलता है। अब ये कह सकते हैं कि जवान जो है वो एक खिचड़ी है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट वाली खिचड़ी है। इनफैक्ट इसको आप बिरयानी भी बोल सकते हैं। एक से बढ़कर एक इसमें तड़का है। एटली का जो सिग्नेचर स्टाइल है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का, वो आपको दिखाई देता है। फिल्म में ताबड़तोड़ एक्शन है, जबरदस्त यहाँ पर सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं, और इन सारे सीक्वेंस पर चार चांद लग जाते हैं जब आपको शाहरुख खान डबल रोल में दिखाई देते हैं, बाप और बेटे के रोल में। जिस अंदाज में शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये सीन आपने शायद उसमें देखा होगा, बाहुबली में भी देखा होगा, जहां पर अमरेंद्र बाहुबली के ऊपर वो मशाल मारती है तो बाहुबली के कपड़े जलते हैं, बाहुबली नहीं जलते हैं। अगर आपको वो सीन हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर शाहरुख की एंट्री वाला सीन भी आपको डेफिनेटली हजम हो जाएगा, जहाँ पर एक मम्मी जिस तरह से कपड़ों में लिपटी रहती है, शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन सीन है, वहाँ पर कपड़े जल जाते हैं लेकिन शाहरुख को कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर बाहुबली में आपको वो एस एस राजमौली ने जिस तरह से सीन दिखाया था वो अगर आपको जस्टिफाइड लगता है तो ये सीन भी आपको जस्टिफाइड लग जाएगा। ऑल्दो ऐसा ही सीन आपने शायद कुंग फू हसल में भी देखा होगा, जहाँ पर जो हीरो रहता है पट्टियों में लिपटा पड़ा रहता है, उसकी चोट ठीक हो जाती है,
ऐसे ही शाहरुख खान की चोटें यहाँ पर अचानक से ठीक होती हैं, वो कोमा से उठते हैं और गुंडों को एकदम मार कूट करके रख देते हैं। कहानी का जो सार है वो तो ट्रेलर में आपको पता चल ही चुका है। एक आर्म डीलर है जो कि आर्मी को वेपन वगैरह सप्लाई करता है, बट वो सप्लाई कर देता है डिफेक्टिव वेपन। एंड ऐसा ही कुछ आपने सोल्जर फिल्म में भी देखा होगा, जहाँ पर वेपन्स के जो सप्लायर्स रहते हैं या जो स्मगलर्स रहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करता है आर्मी का एक जवान, लेकिन बदकिस्मती से या फिर साजिश के तहत उस ईमानदार अफसर को ही लोग करप्ट गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। ऑल दो सोल्जर पिक्चर के अंदर माँ जिंदा रहती है, बाप बेचारा रहता है उसे मार दिया जाता है या वो मर जाता है, बट यहाँ पर रोल थोड़े रिवर्स हो गए हैं। ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ स्पॉयलर्स वाली श्रेणी में नहीं जाऊंगा। जितने स्पॉयलर्स मेरे को देने थे वो मैंने इस फिल्म के ट्रेलर के टाइम पर दे दिए थे कि कैसे ये फिल्म आखिरी रास्ता, सोल्जर, चकता इंडिया से काफी हद तक मिलती जुलती है। और जब ये फिल्म मैंने देखी तो भैया मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म इंडियन, नायक, अपरिचित इन फिल्मों से भी मिलती है। और चूंकि एटली साहब जो हैं वो शंकर साहब के असिस्टेंट रह चुके हैं, तो शंकर साहब का जो इन्फ्लुएंस है ना वो एटली के ऊपर भर भर के दिखाई देता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन सीन्स तो ऐसे हैं कि भाई आंखों में आंसू आना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो हम एटली के सिग्नेचर स्टाइल की बात कर रहे थे। एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत ही तगड़ा वाला मैसेज जो ये फिल्म देती है कि कैसे हमारे देश के अंदर विजय माल्या जैसे लोग हैं या फिर नीरव मोदी या चौकसी जैसे लोग हैं जिन्हें बैंक वाले घर में आकर के लोन देते हैं। वैसे इसी सिनेरियो के ऊपर मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले एक शॉर्ट वीडियो टाइप का कुछ डाला था, जहाँ पर मैंने कुछ एक्टिंग करके दिखाई दी आपके सामने कि एक गरीब किसान को तो बैंक वाले कैसे परेशान करते हैं, लेकिन वहीं माल्या जैसे लोगों के घर में जा करके बैंक वाले लोन देते हैं। तो रियल लाइफ में जो घटित होता है हमारे समाज में वो इस फिल्म के थ्रू हाईलाइट किया गया है। कैसे लोग धनिया मिर्ची खरीदते समय तो बहुत ज़्यादा भावताव करते हैं, लेकिन देश में सरकार कैसी आनी चाहिए उसके बारे में बस अपनी जात वाला हो, अपने धर्म वाला हो, या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली जो कि 70 साल से देश पर राज करती रही सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। मतलब ये वाला जो साइड है समाज का वो भी ये फिल्म हाईलाइट करती है। किसानों को कैसे परेशान किया जाता है, बहुत ही इमोशनल वो सीन है जब आप देखेंगे, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि कैसे किसान फांसी के बंदे पर झूल जाते हैं जस्ट बिकॉज कि किसी ने 40,000 का लोन नहीं चुका पाया, तो रिकवरी वाले बैंक वाले कितना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वहीं 40,000 करोड़ का लोन लेकर व्यापारी भाग जाते हैं। विजय सेतुपति का जो लुक है यहाँ पर वो काफ़ी हद तक विजय माल्या से मिलता जुलता भी है। अच्छा, विजय सेतुपति इस फिल्म में जब उनका जो 30 साल बाद का जो कैरेक्टर है, जो रोल है, वो सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं, एक पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक किया। ऐसा ही कुछ गेटअप या ऐसा ही कुछ रोल्स अजीत साहब भी निभाया करते थे जंजीर में या यादों की बारात में। कहने का जो मेरा मतलब है ना वो ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई बेल बॉटम वाले पैंट पहन करके घूम रहा है। इंस्टाग्राम पर 70s, 80s, 90s के पुराने गाने एकदम से वायरल होने लग गए हैं। वैसे ही फिल्मों में शायद अब वो दौर लौट करके आने वाला है, जैसे कि प्राण साहब या अजीत साहब या प्रेम चोपड़ा, रंजीत जब विलन बना करते थे और कैसे सताया करते थे। आई थिंक वैसा दौर इंडियन सिनेमा में भी लौट करके आने वाला है, जिसका ट्रेलर हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। विजय के जो तेवर है वो वही तेवर है जो 70s में अजीत साहब के होते थे। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, मोना वेरी सोना। या फिर प्रेम चोपड़ा, मैं तो कत्ल भी बड़े प्रेम से करता हूँ। अगर 70s के दौर की बात हो और मेरे फेवरेट जीवन जी जो कि चलो झाड़ी में चलता है उनके बारे में बात न करें तो भैया 70s का दौर पूरा नहीं हो सकता भाई। क्या विलेंस है यार, मतलब मैं हार्डकोर फैन हूँ जीवन साहब का या अजीत साहब का। आया मैं फिल्मी बफ, लेकिन बीच में ये फिल्मी कीड़ा ख़त्म हो गया था, बट जवान ने इस फिल्मी कीड़े को फिर से कहीं ना कहीं पुनर्जीवित कर दिया है। मज़ा आ गया। तो जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते रहते हैं, फैशन में आप ट्रेंड देखते हैं, वही 70s के वही बेल बॉटम वाले पैंट वगैरह आ चुके हैं। तो क्या पता सिनेमा भी एकदम जो मास एंटरटेनिंग सिनेमा बनता था 70s में, कई सारे एक्टर्स हुआ करते थे मनमोहन देसाई की फिल्मों में जो आपने देखा था, मुझे लग रहा है कि इंडियन सिनेमा में भी वही वाला दौर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बॉलीवुड और साउथ का मिलन तो हो ही चुका है। संजय दत्त भी यहाँ पर एक छोटे से अपीयरेंस में आते हैं और उनके जो फिल्म का डायलॉग था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नाम है उनका लेकिन वो बोलते हैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और एटली की जो पिक्चर थी थेरी, जिसमें एक बच्ची का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, वैसी ही एक बच्ची आपको यहाँ पर भी दिखाई देती। कहने का मेरा मतलब है कि इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपको विजुअल्स देखने को मिल जाएंगे जो शायद आपने एटली की फिल्मों में पहले देख रखे हों। साउथ के लोग शायद उस चीज़ के आदी हों, लेकिन हिंदी भाषी दर्शक शायद उन चीज़ों को पहली बार देखेंगे और पहली बार शाहरुख खान को ऐसे अंदाज में आप देखेंगे
जो आज से पहले आई थिंक शाहरुख खान को इस अंदाज में किसी ने प्रस्तुत ही नहीं करा था। तो एटली की भैया तारीफ तो यहाँ पर होनी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर ये फिल्म जो है वो फुल ऑन पैसा वसूल पिक्चर है। इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिक्चर इतनी अच्छी होगी। ये तो मुझे पता था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ेगा ये एटली, लेकिन ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लाकर की क्या मस्त बिरयानी बना दी है इसने भाई। ताबड़तोड़ तरीके से ये फिल्म आपको फुल ऑन एंटरटेन करती है, आपको रुलाती है, आपको हंसाती है और बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे हमारा सिस्टम एक गरीब एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इनफैक्ट अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, यूपी का था आई थिंक, वहाँ किसी मंत्री का काफिला निकल रहा था तो गरीब साइकिल वाले को पुलिस वाले धक्का दे देते हैं, लेकिन वहीं कोई मंत्री हो या फिर कोई पावरफुल बिजनेसमैन हो तो कैसे हमारा सिस्टम उनके आगे सरेंडर कर जाता है। ऐसे कई सारे सीन्स आपको इस फिल्म में, इवन नायक में, अपरिचित में भी देखने को मिले होंगे। अपरिचित में जिस तरह से वो मास्क पहन करके घूमते हैं विक्रम, ऐसे ही मास्क में आपको शाहरुख खान भी दिखाई देते हैं। काफ़ी बढ़िया ट्विस्ट हैं और काफ़ी इंटरटेनिंग तरीके से एटली ने ये फिल्म प्रस्तुत करी है, जिस वजह से पहले दिन 60-70 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो फिल्म है जवान, ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दे। एंड इसका जितना क्रेडिट आप शाहरुख खान को दे रहे हैं, आई थिंक उससे थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट आपको देना चाहिए एटली को, बिकॉज शाहरुख खान तो काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में फिल्में कर ही रहे हैं और बीते टाइम में आई थिंक 4-5 फिल्में उनकी फ्लॉप भी हुई थी। तो बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं, ये बात शायद शाहरुख खान को रियलाइज़ हुई होगी, तभी उन्होंने एटली का दामन पकड़ लिया और एटली ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। ऑल दो एटली ने जिस तरह से फिल्में बनाते हैं वो साउथ में, वही फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करा है। ज़बरदस्त डायलॉग रखे हैं, स्लो मोशन में एक्शन वाले सीक्वेंस हैं, एक बाप और बेटी की अलग बॉन्डिंग है, डबल रोल तो उनकी फिल्मों में होते ही होते हैं। मतलब वो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले जिनकी बदौलत एटली ने साउथ में बड़ा नाम बनाया है, वो सारे फॉर्मूले या वो सारे तड़के उन्होंने हिंदी ऑडियंस के सामने जवान के रूप में प्रस्तुत किए हैं। जहां पर शाहरुख खान आ जाते हैं तो फिल्म में 4 चांद लग जाता है। नयनतारा अपने रोल में ठीक ठाक लगी, दीपिका पादुकोण का रोल छोटा है लेकिन काफ़ी बढ़िया एक्टिंग और काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट वाला रोल है उनका। जिस तरीके से जेल के अंदर उनकी और विजय सेतुपति की जो बातचीत दिखाई गई है, भाई दीपिका के रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। और हाँ, देशभक्ति का तड़का भी है, सामाजिक संदेश भी है। तो ये जो फिल्म है ये हर किसी को कहीं ना कहीं अपील तो कर जाएगी और फुल फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर है। ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहाँ पर आप थोड़े से झिझकें या फिर आप उठ करके जाएं। हाँ, कुछ गाने ज़रूर है जो कि कहीं ना कहीं आपको पका डालते हैं। एक बहुत फास्ट पेस से जा रही स्टोरी में ये जो गाने हैं ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। गाने में अनिरुद्ध ने, जो कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने सॉन्ग्स में डिसअपॉइंट किया है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक में फाड़ करके रख दिया है। फाड़ने से याद है भैया, अजाज खान वो अपना बिग बॉस 14 वाला क्या एक्टिंग की। पवित्र पुनिया का आशिक, बहुत छोटा रोल है लेकिन बहुत ही इम्पैक्ट वाला रोल है। और सुनील ग्रोवर भी हैं, वो कब दिखते हैं कब नहीं दिखते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे सुनील ग्रोवर ऐसी ही एक फिल्म में थे, गब्बर इज बैक में, वो भी ऐसी ही फिल्म थी, साउथ की फिल्म का रीमेक थी, अक्षय कुमार करप्शन का अगेंस्ट लड़ता है। तो इस फिल्म की जो कहानी है मोटे मोटे तौर पर आपने पहले कई बार देखी है, लेकिन सबसे अलग चीज़ है इस फिल्म में एग्जीक्यूशन। जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग की है एटली ने, भाई हैट्स ऑफ टू एटली। और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार तो देख ही सकते हैं। फुल ऑन फैमिली वैल्यू वाली ये फिल्म है। आपको ये फिल्म एंटरटेन भी करती है और बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी देती है अपने अलग ही अंदाज में। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ ख़त्म। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।